तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। वैसे तो मेरा मतलब आज प्लान था कि आज स्किप रहेगी, आपकी वीडियो नहीं आएगी, और मैंने आपको संभावित बताया था वो कि अगर इस लायक नहीं होऊंगा कि वीडियो दे सकूं तो आज नहीं आ पाएगी। तो आज आपकी वीडियो आ गई है, और वीडियो एक ऐसी है जहां से अक्सर क्वेश्चन इकोनॉमी में दिखेगा आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में थोड़ा आइडिया दूंगा। यानी जो पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज होते हैं, यानी जो सरकार की कंपनियां होती हैं, अर्थात जिसमें सरकार का शेयर ज़्यादा होता है, सरकार का मालिकाना हक होगा उस कंपनी में, भले ही उसका मैनेजमेंट कोई भी करे, किसी को सरकार मैनेजमेंट के लिए दे दी है, यानी मालिकाना हक सरकार का होगा। उसी के तहत नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां और मिनी रत्न कंपनियां क्या होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। हल्का सा छोटा सा वीडियो होगा। दूसरी बात, कल से मैं जा रहा हूँ छुट्टी में, यानी एक प्रकार का हॉलीडे, एक प्रकार के अवकाश में हूँ मैं, लेकिन आपकी वीडियो कंटिन्यू आएंगी। बस कल वीडियो नहीं आएगी, ये कंफर्म है, क्योंकि कल मैं ट्रैवलिंग में हूँगा, तो वीडियो अपलोड करना, कहीं पे सिग्नल होते हैं नहीं होते, और वीडियो की लेंथ जो होती है बहुत लेंदी होती है, यानी वो लगभग 2 से ढाई जीबी की वीडियो मेरी बनती है। अब आप कहेंगे सर ये इतनी कैसे बनती है, क्योंकि अगर आप कैमरे से वीडियो बनाएंगे तो आपको इतना तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए कल तो श्योर है आपकी वीडियो नहीं आएगी। इकोनॉमी की क्लास यहाँ पर स्टॉप कर दी जाएगी, यानी आज जो उद्योग वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, इससे आगे जो आपके दे रखे हैं वो मैं आपको कराऊंगा लगभग 28 या 29 जून के बाद, और 15 जुलाई के पहले पहले आपका ये इकोनॉमी, पॉलिटी, हिंदी, इन सेक्शन को मैं कंप्लीट कर लूँगा। जहाँ तक रहा आपके एग्ज़ाम होने की बात, संभावित है कि आपका अक्टूबर और नवंबर के मिड या सितंबर अक्टूबर के मिड में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ये वाला जो ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। और ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा समय मिला है, 2 ढाई 3 महीना, तो पूरा सिलेबस अगर हम लोग कंप्लीट करके जाएंगे, हम एक ही बार में नैया पार लगा देंगे अपनी। हमें इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कल वीडियो नहीं आएगी, परसों से आपकी कुछ हिंदी के टॉपिक, जो मैं जिस टाइम पे मैं हॉलीडेज में हूँ, छुट्टी में हूँ, तो कुछ हिंदी के टॉपिक, एक आधे उत्तराखंड के टॉपिक, और 2-4 एक आपके जियोग्राफी के टॉपिक, इन टॉपिक्स को मैं लेके आऊँगा। रहा संडे लाइव क्विज का, तो कुछ दिनों तक, यानी 2 हफ्ते संभव तो संडे लाइव क्विज ना हो, या हो सकता है कोई आपको मैं ऐसे ही कहीं से मोटिवेशनल वीडियो कुछ प्रोवाइड करा दूं। लेकिन ये याद रखना, टेलीग्राम पे आपका काम बहुत तीव्र गति से अब होने जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को 4-4 या 5-5 वॉइस मैसेज पर डे मिलेंगे ल्यूसेंट जीएस के, ठीक है। आप ल्यूसेंट तैयार रखना अपने पास, बैठ जाना, टेलीग्राम को अपडेट कर लेना। 11 तारीख से 4 से 5 वॉइस मैसेज आपको ल्यूसेंट के पर डे मिलेंगे, और एक वॉइस मैसेज की लेंथ लगभग 15 मिनट के आसपास होगी। तो आप लोग टेलीग्राम अपडेट करना। जो नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, मेन पेज पे जाइए, राइट हैंड साइड पे जाइए, वहाँ अबाउट वाला सेक्शन होगा, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ आपको कहीं टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली बात वही, नेहरू जी ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, वो सब क्या थे, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज, यानी जो पीएसयू से, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक कंपनियां या सरकार की कंपनियां, उसको नेहरू जी ने क्या कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर। अब आप कहोगे नहीं सर उसको नहीं कहा था, डैम को कहा था। देखिए, डैम को कहना या ये कहना, जितने भी भारी उद्योग थे उस समय, वो सबको उन्होंने आधुनिक भारत की संज्ञा दी थी, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। तो जितने भी ये थे, तो आप इतना परेशान मत होना, ठीक है। बेसिकली उन्होंने क्या कहा था, जो पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज हैं, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, यानी सरकार की जो कंपनियां हैं जिसमें सरकार का शेयर ज्यादा है, तो वो सारा का सारा क्या हुआ, उन्होंने किस नाम से दिया था, आधुनिक भारत के मंदिर से उनको संबोधित किया था, ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। पहला क्वेश्चन ये लिखो, भारत में सार्वजनिक उद्यम को किसने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। पहला क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे, भारत में किसने, पूरा लिखना, भारत में किसने पीएसयूज, ठीक है, भारत में किसने आधुनिक भारत में किसने पीएसयूज, ठीक, पीएसयू इसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। पूरा क्वेश्चन लिखना आप, ठीक है। अब ये मैं बताता हूँ आपको, आधुनिक भारत के मंदिर, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है, भारत के मंदिर कहा था। ये अपने आप में कौन थे, नेहरू जी थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसी चीज पे फोकस किया गया था। आधुनिक भारत के मंदिर किसको कहा था, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज, उसी में डैम वगैरह, उसी में जितने भी सरकार के क्षेत्र के कंपनियां थी वो आती हैं। अब देखिए, कोई भी जो पीएसयू होता है, यानी पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उनको हम 3 वर्ग में बांटते हैं। कितने में, 3 वर्ग में बांटते हैं।
एक को बोला जाता है विभागीय उपक्रम, या जहां डायरेक्ट विभाग से संबंधित होगा, यानी डिपार्टमेंटल होगा जैसे, ठीक है, विभागीय स्तर होगा जिसका, विभागीय स्तर। विभागीय स्तर के अंदर जैसे रेलवे, ये सरकार के किसी विभाग से संबंधित है, ठीक है, रेलवे। ऐसे ही जैसे डाक और तार सेवा, डाक, ठीक है, पोस्टल जो सर्विस होती है, तथा तार, ये सब के सब क्या हैं अपने आप में विभागीय पीएसयूज हैं, यानी पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी, सरकार की कंपनियां हैं विभागीय स्तर पे। दूसरा अपने आता है वैधानिक नियम के तहत जो बनाई जाती है, अर्थात जिसको किसी कानून के तहत बनाया जाता है, इसको बोलते हैं वैधानिक नियम, जो किसी न किसी अपने आप में कानून के तहत बना होगा, ठीक है, किसी कानून के तहत, यानी संसद के किसी एक्ट के तहत। जैसे लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, यानी जिसको जीवन बीमा निगम आप लोग कहते हैं। ऐसे ही अपने आप में FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये संसद द्वारा अपने कानून से, यानी एक एक्ट के माध्यम से बनाई जाती हैं, तो ये बोला जाता है वैधानिक नियम के तहत, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर। तो कभी कभी क्वेश्चन देखना, ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि भारत में अधिकांशतः जो कंपनी है उस पर कौन सा एक्ट लगता है, तो वो लगता है कंपनी एक्ट 1956, यानी कंपनी के लिए अधिनियम बनाए गए थे 1956 में, कैसे कोई कंपनी बनेगी, तो उसके तहत भी बहुत सी कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हैं। यानी कंपनी एक्ट कब का है, 1956 का, ये याद रखना। इसके तहत बहुत सी क्या बनती है अपने आप में, जो कंपनी वगैरह है इसके तहत भी, देखो कई तो इसके तहत बनाए जाते हैं, कोई ऑलरेडी विभाग की होती है, बाकी कंपनी एक्ट 1956 के तहत बनती है, जिनमें जैसे भारतीय स्टील प्राधिकरण हो गया, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ हो सकते हैं आपके बोकारो स्टील लिमिटेड, इस टाइप के जो होते हैं, जैसे एक लिख लो आप, भारतीय स्टील प्राधिकरण, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीधे हिंदी में ही लिख दो भारतीय स्टील प्राधिकरण, अभी बताऊंगा, ठीक है। भारतीय, ये खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, स्टील प्राधिकरण यानी अथॉरिटी, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस टाइप की जो कंपनी होंगी ये इसके तहत रजिस्टर्ड होंगी। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है कि 3 वर्ग में इस प्रकार से, और मैक्सिमम इसी के तहत हमारे रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी एक्ट 1956 के तहत। अब सबसे बड़ी बात आती है भारत में जो ये PSUज होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज, इनको कैसे हम लोग नवरत्न, महारत्न, ये आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यह अपने आप में तीसरा क्या होता है, मिनी रत्न के तहत रजिस्टर्ड कराया जाता है। ये सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अब सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, नवरत्न कंपनियां, क्या लिखोगे, नवरत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनी। भारत में आखिर ये नवरत्न कंपनी क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, ये हमने देखना है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो नवरत्न कंपनी है इसका जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है 1997 से, यानी 1997 से इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। किसको, जो अपने आप में नवरत्न कंपनियां होती हैं, 1997 से इसको शुरू किया गया था। दूसरा, ये बेसिकली होती हैं सार्वजनिक क्षेत्र की, यानी सरकारी होती हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है जो सरकारी कंपनी होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम लिख दिया, ठीक है, यूटिलिटीज, यानी पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज बोलते हैं इसको। तीसरा चीज इसके अंदर ये याद रखना है, ये अपने आप में ऐसी कंपनियां होती हैं, गवर्नमेंट इस प्रकार से इनको रजिस्टर करती है जिसको गवर्नमेंट को ये लगता है कि इनको ग्लोबल लेवल पे, यानी वैश्विक स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे ये काम कर सकती हैं। तो ऐसी कंपनीज को ये क्या करती हैं, अपने आप में नवरत्न कंपनीज का दर्जा देती हैं। तो नवरत्न कंपनी का दर्जा देने का मतलब सरकारों को ये लगता है कि एक ग्लोबल कंपनी की, इस कंपनी में संभावना है, ये वैश्विक स्तर पर अपना परचम लहरा सकती है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर सकती है। यानी जिस कंपनी में ग्लोबल स्तर की संभावना दिखिए सरकार को, ग्लोबल स्तर की संभावना, यानी बहुत महत्वपूर्ण कंपनी जो वैश्विक लेवल पे प्रतिस्पर्धा कर सकती है, उसको बोला जाता है अपने आप में नवरत्न कंपनियां, ठीक है। अब ये देखो ये कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ये चीज याद रखना, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एक क्राइटेरिया बनाती है। उस क्राइटेरिया के तहत क्या होगा, आपको 100 का एक पॉइंट रख दिया, 100, उसमें से जो 60 या 60 से प्लस पॉइंट गेन करेगी जो कंपनी, उसको वो नवरत्न कंपनी का दर्जा दे देगी। अब आप कहोगे सर ये क्या बात है, आप क्या समझाना चाहते हैं हमें। इसका ये मतलब है, इन कंपनी को जिनको नवरत्न का दर्जा या महारत्न का दर्जा मिल गया, कुछ विशेष प्रकार की छूट दी जाती हैं, कुछ विशेष प्रकार के इसको गवर्नमेंट संरक्षण देती है।
हो सकता है उनको कोई ज़्यादा स्वायत्तता दे दे, हो सकता है लाइसेंसिंग के मामले में उतनी ज़्यादा उनको दिक्कत ना हो सकता है उनको टैक्सेशन के मामले में थोड़ा रिलीफ मिले। तो बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर कंपनी इसके तहत रजिस्टर्ड होगी या नवरत्न महारत्न बना दिया तो उनको गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत से रियायत देती है, बहुत से सपोर्टिव स्टेप अपनाती है उन लोगों के लिए। तो ये नवरत्न कंपनी का सीधा सीधा मतलब आप इतना ही समझिए, इतना आपको जानना नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पिछले 2 से 3 साल यानी 3 साल बेसिकली देखा जाता है लास्ट के उन ईयर्स में इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था। अब आप कहोगे सर परफॉर्मेंस का मतलब नहीं समझ आए, किस क्षेत्र में आप परफॉर्मेंस कह रहे हैं। जैसे इसने नेट अपना वर्थ मतलब इसका नेट कितना था, या इसकी अर्निंग कितनी हुई इन कंपनियों की, या इसके अलावा इसमें श्रम शक्ति यानी जो लेबर है उसकी जो लागत है यानी कॉस्ट है वो कितनी होगी, या इसके अलावा जो कैपिटल कंपनी लगाती है उस कैपिटल यानी पूंजी जिसको बोलते हैं उसके कंपैरिजन में उसमें ह्रास कितना हुआ या उसमें कमी कितनी आई। तो कई ऐसे पॉइंट हैं जिनको देखने के बाद किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात, इस कंपनी का अर्निंग स्टेटस क्या रहा, इस कंपनी का मतलब अपने आप में टोटल एक प्रकार की अर्निंग समझ लीजिए, या इसमें जो लेबर वर्क कर रहे हैं उस पर कितना खर्चा आया, या इसने जो कैपिटल यानी जो पैसा लगाया था उसके कंपैरिजन में इसको लॉस हरास कितना हुआ। कई चीज़ें देखी जाती हैं, वो पॉइंट हमें नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा और सरकार अपने स्तर से इनको कुछ छूट देती है। अब आपके पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भारत में कितने अपने आप में नवरत्न कंपनियां हैं ऐसा। तो ध्यान रखना, एक तो ये पॉइंट याद रखना, इनको नवरत्न महारत्न या मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है। तो इनको दर्जा देने वाला जो संस्थान है उसका नाम है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग। ठीक है, यानी किसी कंपनी को नवरत्न महारत्न कौन देगा, केंद्रीय लोक उद्यम विभाग। इसका मतलब है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग। इसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी कंपनी को नवरत्न महारत्न वगैरह का दर्जा दिया जाता है। ये आप लोग याद रखना। अब बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, तो याद रखना वर्तमान समय में लगभग 14 कंपनी जैसी हैं जो भारत में नवरत्न कंपनी का क्या है, जिसको स्टेटस प्राप्त है। यानी 14 कंपनियां ऐसी हैं जिसको क्या है, नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। अब कंपनी के नाम पूछेगा आपसे, कौन सी नवरत्न, बेसिकली क्वेश्चन पूछता है महारत्न से। महारत्न इससे भी ऊपर की कैटेगरी के होते हैं, वो कुछ खास कंपनीज होती हैं। तो महारत्न कंपनियों के जो होंगे उसकी स्थापना ईयर भी पूछता है, कब बना था। और नवरत्न तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी। अब देख एक चीज ध्यान देना, जैसे 14 कंपनी नवरत्न है ना, इसी में से महारत्न को भी निकाला जा सकता है। कुछ कंपनियों को जो हो सकता है इसी के अंदर भी हो और उन्हीं को आगे का थोड़ा सा और उनमें बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए और इनमें जो टॉप के होंगे उनको भी महारत्न बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 14 कंपनीज कौन कौन सी हैं, पहला लिख लीजिए आप, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, BEL। ठीक है, ऐसे आप फुल फॉर्म लिखते रहना खुद ही। एक तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होगा। ठीक है, दूसरा लिख लिया BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेकंड ये हो गया। तो BEL BPCL। तीसरा लिखिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपको इसी प्रकार से इनको देखना है कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट लिखना है आपने HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, फुल फॉर्म लिखते रहना, नेट वगैरह में मिल जाएंगे। अगला लिखोगे आप MTNC यानी महानिगम टेलीकॉम निगम लिमिटेड यानी MTNL। ठीक है, MTNL भी अपने आप में क्या है, नवरत्न कंपनी है। अगला लिखोगे OIL। ठीक है, ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड से संबंधित है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये भी अपने आप में क्या है, नवरत्न कंपनी का, इसको भी दर्जा प्राप्त है। अगला लिखोगे NALCO नाल्को, NALCO। अब जैसे नाल्को है, इसका जो नाल्को है इसका फुल फॉर्म अपने आप को होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये अपने आप में होता है नाल्को। ये भी अपने आप में नवरत्न कंपनी है। इसके अलावा आप लिखोगे NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NMDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला लिखोगे PFC, क्या लिखोगे, PFC यानी PFC का जो फुल फॉर्म होता है वो अपने आप होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे PGCIC, पावर ग्रिड से संबंधित है। ठीक है, PGCIC यानी इसका फुल फॉर्म होता है अपने आप में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसको लिखना पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGIC। तो ये भी अपने आप में क्या है, नवरत्न कंपनी का, इसको भी दर्जा है। नेक्स्ट लिखना है आपको RINL। ठीक है, यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड,
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये भी याद रखना, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये भी नवरत्न है। नेक्स्ट लिखोगे RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये भी याद रखना। RECL ये भी अपने आप में नवरत्न कंपनी का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है आपको SCIL यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अंतिम जो आता है अपने आप में नवरत्न कंपनी वो है अपने में नालको, नालको मतलब नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, नालको नेवली इंडिया मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है नालको का, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, नेवली मतलब अपने आप में लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखना है जो नवरत्न कंपनियां होती हैं बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें से आप ये मत रखना कि सर कौन सी है कौन सी नहीं है, इतना पता होना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। क्वेश्चन आपका नवरत्न से नहीं आएगा, मैं आपसे कह रहा हूं क्वेश्चन आएगा आपसे महारत्न से। अब आपको याद रखना है सिर्फ इतना कि इसमें 14 कंपनियां ऐसी हैं जो अपने आप में नवरत्न कंपनी का एग्जाम्पल है। उसमें आपको भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये सब चीजें जो है ये तो इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिमाग में अपने आप में ये रखना है कि नवरत्न भी है, यानी सब के सब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना महारत्न कंपनियां, उसके ईयर भी आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछता है। इसको नोट करने के बाद ये अगर नहीं भी रखोगे ना, आपने एक लिस्ट बना दी 14 है, हाँ एक बार बीच बीच में देख लिया उसको सरसरी निगाहों से, नहीं भी दिमाग में रख पाओगे कोई दिक्कत नहीं, नंबर याद होना चाहिए, लेकिन महारत्न जो कंपनियां हैं उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नवरत्न की जगह आप लोग लिख लीजिए महारत्न कंपनियां, महारत्न कंपनी, और ये 14 की जगह 10 कर दीजिए। और इसमें मैक्सिमम नेम आपने सुने होंगे, ठीक है, मैक्सिमम नेम आपने सुने होंगे, आपको ईयर सहित उसको याद रखना है। पहला महारत्न कंपनी आपने क्या लिखना है, BHEL, BHEL, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये अपने आप में हुई थी 1964। इनको आपको याद रखना है, सबके सब महारत्न कंपनियां, और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कौन सी महारत्न है या नहीं है, ठीक है। यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसको फुल फॉर्म लिखना, स्थापना वर्ष भी याद रखना। नेक्स्ट लिखना है आपको BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी जो स्थापना हुई थी ये अपने आप में बना था 1952 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी लिखना आप लोग, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आता है आपको कोल इंडिया लिमिटेड, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी कर दो, कोल इंडिया लिमिटेड। ये तो आपको सबके सब याद रखने की कौन सी है कौन सी नहीं। कोल इंडिया लिमिटेड ये बना था 1975 में, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है अपने आप में आता है आपका गेल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेल, कोल, ONGC या NTPC, ये सब के सब क्वेश्चन आते हैं आपके। 1984 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो अपना आता है आपका ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ONGC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1956 में। महारत्न कंपनियां हैं, इनको भी कुछ विशेष स्टेटस दिया जाएगा। ONGC के बाद जो आता है HPCL, यानी HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो HPCL है इसकी स्थापना अपने आप में हुई थी 1974 में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 1974 में HPCL को बनाया गया था। जब HPCL आ गया, HPCL के बाद आता है अपने आप में IOCL, ठीक है, ऑयल से संबंधित है IOCL, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको बोलते हैं। और IOCL की जो स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी, 1959। और लास्ट के जो दो बचते हैं अपने आप में महारत्न कंपनियों में, वो बनते हैं एक तो NTPC और एक बनता है आपका, NTPC तो सुना होगा, इसके फॉर्म वगैरह भरते हैं आप लोग, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। NTPC जो बना था वो बना था 1975 में। और एक ऊपर जो पावर ग्रिड वाला मैंने आपको अभी बताया था उसको भी लिख लो, वो भी महारत्न कंपनी है, PGCIL जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऊपर फुल फॉर्म देख लेना, PGCIL, पावर ग्रिड्स वाला जो था CIL। तो ये जो बना था अपने आप में, ये बना था 1989 में, 1989
1909 में, ठीक है। और इसके अंतिम लिख लीजिए सेल, सेल बना था 1900 एंड सेल लिख लो। सेल की स्थापना 1954 लिखनी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें क्या करना है। 1954 मैं मानता हूँ इसको आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा। अब देखना, सबसे पहली चीज, निम्नलिखित में से कौन सी एक महारत्न कंपनी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में महारत्न कंपनियां नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, आप लोगों का काम होगा अपडेट करना, क्योंकि इकोनॉमी है, चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। ये जो डेटा है संभवतः 2019 लास्ट से 2020 स्टार्टिंग का है, कहीं भी चेंजेस आते हैं, कोई कंपनी महारत्न बनती है, कोई नवरत्न बनती है, आप उसको अपडेट कर देना। तो इसमें देखो, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये याद रखना है आपको, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड, ये याद रखना है। गेल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखना है। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसके बाद एनटीपीसी, उसके बाद सेल, ये सब के सब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, यानी सरकार की कंपनियां। एक तो ये पूछता है कि इनकी स्थापना कब हुई थी, दूसरा पूछता है महारत्न कंपनी कौन सी है कौन सी नहीं है। नवरत्न नहीं भी रखोगे दिमाग में तो चलेगा, सरसरी निगाहों से एक बार उसका देख लेना, ठीक है। अब देखो, एक तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है या नहीं है, यानी कौन सा एक पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज है या नहीं है, इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब तीसरा जो आता है मिनी रत्न, इनके अलावा जो भी होंगे वो मिनी रत्न होंगे, उसको आपने नहीं ध्यान देना, कोई जरूरत नहीं। इनके अलावा जो बचे सब अपने आप में मिनी रत्न आ जाएंगे, ठीक है। और भारत में जो मिनी रत्न कंपनी की जो कॉन्सेप्ट है वो भी 1997 से शुरू हुआ था, 1997 से, और उसमें भी हमने दो कैटेगरी कर रखी है। यानी जो मिनी रत्न कंपनी है ये शुरुआत हुई थी 1997 से ही। इसकी दो श्रेणी है, ये पहले में इन लोगों ने रखा है अपने आप में 61, दूसरे में 12 कंपनियों को रखा है, 61 और 12, और टोटल कितना हो गया 73। इसको नहीं देखना है आपने, कोई जरूरत नहीं है इसको देखने की, ठीक है। मिनी रत्न कंपनी आपकी ये होगी। अब देखिए कुछ फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य लिख दीजिए। होता क्या है, भारत में एक क्वेश्चन लिखो, विनिवेश की शुरुआत, इसको इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। भारत में विनिवेश को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत ये हुई थी 1991 से, ठीक है। इसको इंपोर्टेंट भी कर देना। अब देखिए विनिवेश क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, उसका जो विलोम होगा, उसका एंटोनिम जो होगा वो अपने आप में क्या होगा, एंटी विनिवेश हो जाएगा। जैसे सरकार अगर या आप या कोई भी कहीं पे पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है या शेयर अपना देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। अगर सरकारों ने अपना उससे शेयर वापस लेना शुरू किया, बाई चांस कोई कंपनी है ए, ठीक है, इस कंपनी में सपोज 2 लोगों के शेयर हैं, 51% सपोज इसमें गवर्नमेंट का शेयर है और 49% इस कंपनी में हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर का शेयर होगा। तो 50 से ऊपर जिसका शेयर होगा वो उस कंपनी का, उसमें मालिकाना हक होता है, स्वामित्व तो उसी का होता है, ठीक है, वही मैनेज वगैरह करती है। सपोज गवर्नमेंट ने अपना शेयर घटा दिया इसमें 20%, यानी सरकार ने -20% क्या कर दिया, अपना शेयर इसमें से घटा दिया, तो सरकार का कितना परसेंट बचा, 31% बचा इसमें शेयर, ठीक है। जैसे 20% कम करेगी 31% बचेगा, तो 31% बचेगा तो 20% कोई और ले लेगा, हो सकता है इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, इसमें +20 करो %, ये हो गया 69%। यानी सरकार के द्वारा इस 20% अपनी भागीदारी वापस लेना ही क्या कहलाता है, विनिवेश कहलाता है। सरकार ने जब अपनी इकोनॉमी खोली, ग्लोबलाइजेशन का दौर था, उदारीकरण का दौर था, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया, आइए आप कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए, तो सरकार ने अपना पैसा शेयर वापस लेना शुरू कर दिया, उसी को बोला जाता है विनिवेश। तो भारत में विनिवेश की शुरुआत कब से हुई, 1991 से। एक चीज आपको याद रखना, एक होता है औद्योगिक पार्क योजना की शुरुआत, देखो औद्योगिक पार्क योजना की शुरुआत ये हुई थी अपने आप में, पहले तो हुई थी 2002 से, बेसिकली इसको माना जाता है, दूसरा 2008 से, ब्रैकेट में लिखो पहले 2002 से, एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, 2002 से। ये जो है अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, विनिर्माण क्षेत्र से, यानी जो मैन्युफैक्चर करते हैं चीजों को उससे, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र से। यही पूछेगा आपसे कि कब से शुरुआत हुई थी, किस सेक्टर से, इससे अलावा कुछ नहीं पूछता है, ये भी इंडस्ट्री से संबंधित, तो ये याद रखना। एक क्वेश्चन, छोटे बैंकों को ऋण कौन देता है, छोटे उद्यमों को, कल बताया था मैंने, याद करो, जो छोटे छोटे MSMEs होता है, या इसको लिखो MSMEs को ऋण, यानी उसको पैसा अगर देना होगा, लोन देना होगा, कौन देगा, सिडबी, कल भी बताया था मैंने आपको, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको लिखा आंसर सिडबी, SIDBI, ठीक है, ये याद रखना है आपको, सिडबी,
इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है। छोटे बैंकों को ऋण देने वाला कौन सा है? अब बड़े उद्यम जो है, बड़े बड़ी कंपनियां, उनको तो कितने देंगे, कौन कौन से देंगे आपने? जैसे आईसीआईसीआई ने दे दिया, इसके अलावा हो सकता है कोई बैंक उन्हीं के लिए बना हो, जैसे आईडीबीआई हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रकार के जो बैंक है वो बड़े को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मेक इन इंडिया की शुरुआत, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी? ये हुई थी अपने आप में सितंबर 2014 से, ठीक है, इसको याद रखना। और ये भी आपके इंडस्ट्री से जुड़ता है, इसलिए मैंने इसको फैक्ट यहाँ पे बता दिया। और ये क्या है, जैसे जो कंपनी होती है, भारत की हो या विदेशी कंपनियां, उनसे ये कहा गया कि आप अपने उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में उनको विकास करो, उसके लिए संबंधित था मेक इन इंडिया सितंबर 2014 से, ठीक है। एक लिखो, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब से हुई? ये अपने आप में हुई है जनवरी 2016 से। और ये किस चीज़ से संबंधित है? इनोवेशन से, यानी कोई अपनी कंपनी बनाए, अपना नया नया इनोवेट करे, तो जनवरी 2016 से है संबंधित, ठीक है। इनोवेशन से संबंधित है, इनोवेशन मतलब नवाचार जिसको बोलते हैं, यानी ये जनवरी 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपका ये टोटल ये था, इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है इस वाले उद्योग वाले चैप्टर में। बाकी लूसेंट वगैरह में आपको लगता है कि कोई फैक्ट है, कोई नई चीज़ आपको मिलती है, तो वो आपको क्या करना है? कवर कर लेना है। इकोनॉमी की क्लास फिलहाल कुछ दिनों के लिए यहाँ पर स्टॉप रहेगी। आने वाले दिनों में कुछ मतलब कल तो ऑफ रहेगा, कुछ दिनों बाद हिंदी के साथ 2-4 क्लासेस, 2-3 क्लास या 2 क्लास उत्तराखंड, और उसके साथ कुछ क्लास भूगोल की आपको मिलेंगी। और मैं अभी कल से छुट्टी पे हूँ, तो लेकिन वीडियो जो है आपकी आती रहेंगी। कल ऑफ रहेगा, फिर मिलूंगा आपके साथ अगले सेशन पे। ध्यान रखिए, धन्यवाद।